हम वायुदाब पेटियों के ऊपर थे। पूरे ग्लोब पर टोटल 7 पेटियां हैं, ठीक है। कुछ पेटियां ऐसी है जिनका निर्माण सीधे तौर पे सूर्य ताप से होता है, तापमान से होता है। उन्हें हम कहते हैं तापजन्य पेटियां। और कुछ पेटियां ऐसी है जिनका तापमान से कोई संबंध नहीं है। ऐसे सुनना पड़ रहा है, ता, तापमान से कोई संबंध नहीं है। उन्हें हम कहते हैं गतिक जन्य पेटियां। तो कुल मिलाकर 7 पेटियां हैं और 2 भागों में बांट देते हैं, तापजन्य और गतिक जन्य, ठीक है। क्या आपको ये लगता है ऐसे कि पूरी पेटी में वायुदाब समान होगा? जैसे हमने कहा कि ये लो प्रेशर की पेटी है, अरे जैसे हमने ये कहा कि ये लो प्रेशर की पेटी है, तो इस पूरे क्षेत्र में ही लो प्रेशर है? या ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे उच्च वायुदाब होगा, कहीं पे निम्न वायुदाब होगा? लेकिन अगर सामान्य रूप से देखें तो समग्र पेटी में लो प्रेशर है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि पूरी पेटी में हर जगह निम्न वायुदाब है। कुछ ऐसी जगह भी होंगे जहां पे उच्च वायुदाब हो। तो ये विभाजन एक सामान्य विभाजन है, विशिष्ट विभाजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरी पेटी में समान रूप की विशेषताएं हो, ऐसा नहीं है। डिफरेंसेस बहुत है, लेकिन औसतन ये माना जाता है कि ये निम्न वायुदाब की पेटी है। तो अब हम क्या करेंगे, अभी वो एंड्रॉइड उसका पीसी सही नहीं हुआ इसका, कल तो कह रहे थे सही हो गया, वापस खराब हो गया। जन छुट्टी हुई पीसी वो ठीक था, वो पीसी वाला मामला ठीक था। हाँ, अब हम क्या करेंगे, वायुदाब पेटियों को लिखेंगे। हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रेशर बेल्ट, ठीक है। 2 भागों में बांट देते हैं। तापजन्य और दूसरा गतिक जन्य, ठीक है। अब ऐसी पेटियां या वो पेटियां जिनकी उत्पत्ति सीधे तौर पे तापमान से संबंधित है, उन्हें हम कहते हैं तापजन्य पेटियां। अगर हम इसको मैप पे देखें तो 0 डिग्री की जो पेटी है ये, और आपके ध्रुवीय पेटी, ये जो पेटी है आपके, ये दोनों पेटियां मतलब 3 हो गई, 1, 2 और 3। ये तीनों पेटियां सीधे तौर पे तापमान से संबंधित है। देखिए कैसे। 0 डिग्री पर सूर्य की किरणें हमेशा लंबवत पड़ती है और इस कारण यहाँ का औसत तापमान वर्ष भर का कैसा होता है, अधिक होता है। तापमान अधिक होता है, इस कारण यहाँ प्रेशर कैसा रहता है, और ये पेटी भी कैसी है, लो प्रेशर की पेटी। उसी तरह से ध्रुवीय क्षेत्रों में साल भर तापमान कम रहता है, माइनस में जाता है इवन। तो तापमान कम रहेगा तो वायुदाब कैसा होगा। तो इसलिए यहां पे कैसी पेटी होनी चाहिए, हाई प्रेशर की होनी चाहिए, और है भी कैसी। इसलिए हम ये कहते हैं कि उक्त तीनों पेटियां किससे संबंधित है, ताप से संबंधित है, इसलिए इनको ताप जनित पेटी भी कहते हैं, ठीक है। इधर देखिए गतिक में, अब कुछ पेटियां ऐसी है जिनका तापमान से सीधा संबंध है ही नहीं। कैसे, देखिए। जैसे मान लो ये तो हो गया 0 डिग्री,
ये है उपोषण पेटी 30 डिग्री वाली, और ये है आपके 60 डिग्री वाली पेटी। नीचे भी आपके 30 डिग्री और 60 डिग्री। अब आप समझिए इस बात को, हमने कहा था कि 30 डिग्री पर तापमान अधिक रहता है। कैसा रहता है? अधिक रहता है। तो तापमान के अनुसार देखें तो यहाँ पे कैसी पेटी होनी चाहिए? तापमान के हिसाब से लो प्रेशर होनी चाहिए, परंतु है कैसी? हाई प्रेशर पेटी। इसका मतलब इस पेटी की उत्पत्ति में तापमान का योगदान, बल्कि पृथ्वी की गति का योगदान है। उसको समझेंगे कैसे? इसलिए हम इसको कैसी पेटी कहते हैं? गतिक जनित पेटी या गतिक जन्य पेटी। दूसरा देखिए, 66.5 डिग्री, यहाँ टेम्परेचर कम है, ठंडी प्रदेश है, टेम्परेचर कम है, तो यहाँ वायु दाब कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। परंतु ये पेटी कैसी है? लो प्रेशर पेटी। इसका मतलब साफ है, इस पेटी का संबंध भी तापमान से नहीं है। इसलिए हम ये कहते हैं कि उक्त चारों पेटियां ताप जनित नहीं है, परंतु बल्कि कैसी है? गतिक जनित पेटी। तो पूरी पृथ्वी पर 7 वायुदाब पेटियां, जिसमें से 3 कैसी है और 4 कैसी है? गतिक जनित। बात समझ में आ गई? अब आप चित्र तो बना दिया था ना परसों? हाँ। अब उसके नीचे लिखोगे संपूर्ण ग्लोब पर वायुदाब की कुल 7 पेटियां निर्धारित की गई है। संपूर्ण ग्लोब पर वायुदाब की कुल 7 पेटियां निर्धारित की गई है। 7 पेटियां निर्धारित की गई है, जिन्हें उत्पत्ति के आधार पर संपूर्ण ग्लोब पर वायुदाब की 7 पेटियां निर्धारित की गई है। 7 पेटियां निर्धारित की गई है, जिन्हें उत्पत्ति के आधार पर 2 वृहद भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर 2 वृहद भागों में बांटा गया है। 2 वृहद भागों में बांटा गया है। ठीक है। अब आप पहला भाग लिखोगे तापजन्य पेटियां। तापजन्य पेटियां, तापजन्य पेटियां, पहला पॉइंट। इसके नीचे लिखना धरातल पर वायुदाब की वे पेटियां धरातल की वे पेटियां जिनकी उत्पत्ति में तापमान का सीधा संबंध होता है। धरातल पर वायुदाब की वे पेटियां जिनकी उत्पत्ति में तापमान का सीधा संबंध होता है, तापजन्य पेटियां कहलाती हैं। तापजन्य पेटियां कहलाती है। तापजन्य पेटियां कहलाती है। जैसे भूमध्य सागरीय निम्न वायुदाब पेटी और दोनों गोलार्धों की ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। जैसे भूमध्य सागरीय एलपी पेटी, एलपी मतलब लो प्रेशर पेटी, तथा
ध्रुवीय दोनों गोलार्धों की ध्रुवीय HP पेटी, ध्रुवीय HP हाई प्रेशर पेटी ठीक है। अब अपन एक एक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले लिखो पेटी का नाम। एक नंबर पे भूमध्य सागरीय निम्न वायुदाब पेटी, भूमध्य सागरीय निम्न वायुदाब पेटी। हाँ, भूमध्य सागरीय निम्न वायुदाब पेटी, ठीक है। अब देखो, इसको अपन बिंदुवार तरीके से समझेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो इलाका है, थोड़ा ज्यादा हो गया, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन कहलाता है भूमध्य सागरीय भूमध्य रेखीय पेटी। सागरीय लिख लिया? हाँ, मैं तो भूल गया, थे ही गाऊंगा ना पहला। आगे भी सागरीय बोला है। अरे तो रेखीय लिखो ना, सागरीय तो गलती से बोल दिया मैंने। थारे हैंगरी बुद्धि किया गई थी। एक आदमी भूल सकता है। भूमध्य सागरीय ए है, सागर है, और भूमध्य सागर पे उच्च वायुदाब की पेटी है। हम भूमध्य रेखा समझ रहे हैं। गलती थे करा हो, गाड़ा मन काटो। तो आप गाड़ियां सुनने के लायक ही हो। हाँ? सागरीय नहीं है, भूमध्य रेखीय है हर जगह पे। जहां जहां सागर लिखा है ना, काट दो, रेखा करो उस जगह पे। थोड़ा सा खुद का दिमाग यूज कर लिया करो। तो मैं गलती से बोल रहा हूं तो आपको थोड़ा सा होना चाहिए ना कि 0 डिग्री बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में ये नहीं आया कि सागर यहां नहीं है। नहीं आया किसी के? मूर्ख के तरह हैंगे। बोलने से मास्टर चूक रहा है कि चलो बार बार बोल रहा हूं तो पूछ लेते, सर आप भूमध्य सागर है कि रेखा है, एक बार कंफर्म कर दो। मेरे को याद ही करवा देते। कह तो ठीक है, हमारे दिमाग में आ गया, बाकी थारे भरोसे तो हो गया काम। भूमध्य रेखी लिखना है ना हर जगह पे। और मैंने रेखी लिखा है पिछले उसमें, सागर लिखा नहीं, रेखी लिखा है। ठीक है, लिखा। चलो कोई बात नहीं, आप देखो इधर। समझा दो, थोड़ी बात हो गई है तो इसको अपन है ना एक दूसरे पेज में लेके आज से बनाता हूं मैं। देखिए ऐसा है, ये 0 डिग्री है और ये है 0 डिग्री। ये 5 डिग्री नॉर्थ और ये 5 डिग्री साउथ। इस पूरी पेटी को हम क्या कहते हैं? वो मध्य रेखीय पेटी। कैसी पेटी है ये? लो प्रेशर की, ठीक है। अब इस बात को हम समझते हैं। क्योंकि इसके दोनों ओर, इधर भी एक हाई प्रेशर की पेटी है और इधर भी हाई प्रेशर की पेटी है। दोनों ओर हाई प्रेशर की पेटी है, क्योंकि उपोषण वाली पेटियां हाई प्रेशर की है। और हवाएं हमेशा कैसे चलती है? HP to LP।
लो प्रेशर में हवा होती नहीं है, हाई प्रेशर में हवा ज्यादा होती है। तो ज्यादा हवाएं कम हवाओं की तरफ चलेगी, और ये तब तक चलेगी जब तक दोनों का प्रेशर इक्विवेलेंट नहीं हो जाता। जब तक दोनों का प्रेशर बराबर नहीं हो जाता तब तक ये हवाएं चलती रहेगी, और प्रेशर कभी भी बराबर नहीं होता। तो इसका परिणाम ये निकलता है कि यहां पवनें चलती है, ये व्यापारिक पवन है। हम आगे इसको बहुत डिटेल से समझने वाले हैं, अभी खाली इतना ही समझ लो। और उत्तर से भी एक पवनें आती है, ये क्यों? क्योंकि ऊपर जो एक पेटी है, ये कैसी पेटी है? हाई प्रेशर की। इधर भी पेटी कैसी है? हाई प्रेशर की। तो हाई प्रेशर की पेटी से लो प्रेशर की पेटी की ओर जो पवनें चलती है, आपके ये पेटी का नाम है उपोषण पेटी। उपोषण पेटी है, इसे हाई प्रेशर की पेटी हम बोलते हैं। क्यों है? ये सारी कहानी आपको क्लास के लास्ट तक समझ में आ जाएगी। तो यहां से और यहां पवनें चलती, इन पवनों को हम कहते हैं व्यापारिक पवनें। ठीक है, क्या कहते हैं? व्यापारिक पवनें। क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको पवनों में समझाऊंगा, अभी खाली इतना समझिए। अब ये पवनें जैसे ही 0 डिग्री के निकट आती है और 5 डिग्री के पास में आती है, मतलब आप यूं समझिए कि लगभग 500 किलोमीटर पास में आती है, और वहां टेम्परेचर अधिक होता है। और जब यहाँ टेम्परेचर अधिक मिलता है तो ये व्यापारिक पवन और ये पवन दोनों गर्म हो जाती है। गर्म होने के बाद में इस पूरे क्षेत्र में पवनें सीधी चल नहीं पाती। मेरे से आपकी ओर पवनें ऐसे क्षैतिज रूप से नहीं चल पाती, क्योंकि मान लेते हैं जैसे ये 0 डिग्री है और ये पट्टी है, ये 5 डिग्री की है। अब उधर से जो व्यापारिक पवनें आई वो 5 डिग्री पे जैसे आएगी, पार करते ही आसपास गर्म होके वो पवन आपके ऊपर उठना शुरू हो जाती। इसलिए हम कहते हैं कि 5 डिग्री और 5 डिग्री के बीच में, देखो एक 5 डिग्री फिक्स नहीं है, गर्मियों में ये मामला 10 डिग्री तक भी चला जाता है, लेकिन साल भर का अगर अपन सामान्य रूप से औसत देखें तो 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण का औसत निकलता है। तो यहाँ तक पवनें पहुँचते पहुँचते गर्म हो जाती है, और गर्म होने के बाद में पवनों का संगठन कैसा होता है? कमजोर हो जाता है। और जैसी पवन कमजोर होती है वैसे ही पवन सीधी चलने में सक्षम नहीं होती, और पवन कैसी चलती है? ऊर्ध्वाधर चलती है। तो इस 5 डिग्री और 5 डिग्री के बीच में, जिसे हम भूमध्य रेखीय पेटी बोल रहे हैं, इस पेटी में पवन क्षैतिज रूप से न चलकर कैसे चलती है? ऊर्ध्वाधर चलती है। और एक बात समझना कि जब पवन क्षैतिज चलती है तो आवाज भी करती है, ताकत भी रखती है। और पवन अगर ऊपर जाएगी तो माहौल कैसा हो जाता है? शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब क्षैतिज चलती है तो पहाड़ों से टकराती है, पौधों से टकराती है, घरों से टकराती है, पेड़ों से टकराती है, सबसे टकराती भी चलती है। लेकिन सीधी जाएगी तो किसी से नहीं टकराएगी, कोई आवाज नहीं आएगी, अशांति की कोई बात होगी ही नहीं। और ये जब पवनें ऊपर जाती है तो अपने साथ में जल को भी ले जाती है, जैसे अपन वाष्प उत्सर्जन बोल रहे हैं। तो इस पूरे क्षेत्र में पवनें क्षैतिज रूप से न चल के ऊर्ध्वाधर चलती, इसलिए इसको शांत पेटी बोलते हैं। क्या कहते हैं? शांत पेटी। और लैटिन भाषा में से क्या कहा जाता है? डोल्ड्रम। क्या कहते हैं? शांत पेटी अथवा डोल्ड्रम, जहां पवनें क्षैतिज न चलकर बल्कि कैसे चलती है? ऊर्ध्वाधर चलती है। और यहीं पर एक, जब पवनें ऊपर उठेगी तो नीचे प्रेशर कैसा होगा? पवनें ऊपर उठेगी तो नीचे प्रेशर कैसा होगा? हाँ, एक तो हाई बोलियो, कोई हाई कौन बोलियो? हाई कोई नहीं बोला। जब पवनें ऊपर उठेगी तो नीचे लो प्रेशर होगा, इसलिए यहाँ गहरा लो प्रेशर होता है। और यहाँ पे एक पेटी बनती जैसे अपन ITCZ कहते हैं, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन कहा जाता है। जब हम भारत और राजस्थान का मानसून पढ़ते हैं तो इस पेटी को गहराई से पढ़ते हैं, क्योंकि यही वो पेटी है जो भारत के मानसून का प्रमुख कारण है। जब ये पेटी खिसक कर भारत में आती है, जून जुलाई में अब आ रही है, तब इसके पीछे सारी हिंद महासागर की पवनें दिशा बदल के आती है, जैसे मानसूनी पवनें बोलते हैं हम। जब ये पेटी आपके वापस नीचे आती है तब पवनें इसके पीछे पीछे जाती है, जैसे मानसून का लौटना कहते हैं। जब ये पवनें तमिलनाडु पर पहुंचती है सर्दियों की ऋतु में,
तब उत्तर भारत की पवनों को अपनी ओर खींच के बारिश करवा देती है। तो ITCZ एक बहुत अहम भाग है इसका, पेटी का। तो इस पूरी पेटी की 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली, साल भर यहाँ पे सूर्यताप अधिक होता है, इस कारण यहाँ पर लो प्रेशर का क्षेत्र रहता है। व्यापारिक पवनें आपस में मिलती है परंतु क्षैतिज रूप से चल नहीं पाती और ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर जाती, इसलिए इस क्षेत्र को शांत क्षेत्र अथवा डोलड्रम कहते हैं। लो प्रेशर का क्षेत्र क्रिएट होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, ITCZ कहते हैं। इस पेटी में कोई बात जो समझ में नहीं आई हो, बता दो। सारी समझ में आ गई? नहीं तो देखो नहीं कि हैंग हैंग और आई है तो हमारे आई रही है एड़ी से दिया गया ये आई रही थारे ना हमारे आई रही तो हमारे आई रही वो स्थिति है। तो लिखो, समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं। अब इतनी तो मेरी क्षमता है नहीं कि मैं आपको 0 डिग्री पे ले जाके बताऊं है जाए बड़ी आवाज जोग है, इतना तो मेरे पास पॉसिबल नहीं है। हाँ। बनाओ तो बढ़िया बात है, नहीं बनाओ तो कोई बात नहीं, बना दो तो अच्छी बात है। पहला बनाए हुआ है तो कोई बात नहीं, पहला बनाया हुआ तो बीच में डोलड्रम लिख लो, पहले बनाया हुआ है ना डोलड्रम लिख लो। बड़े बनाना हो तो बड़े बना दो। पानी गर्म हेडो है, चाय जेडो है, हुरका ले ले पियो बोले। जल्दी लिखो, देखो लेट हो रहा है। ठीक है, हाँ? चित्र बना दो, आज से खुद ही बना देना, बाद में बना देना। लिखिए, अब इस पेटी की पहली बात, 4 बातें लिखूंगा बस। वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण, रहने के कारण वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत रहने के कारण यहां पर तापमान अधिक और वायु दाब कम रहता है। वायु दाब कम रहता है, तापमान अधिक और वायु दाब कम रहता है। इस कारण 0 डिग्री के दोनों ओर जीरो डिग्री की दोनों ओर 5 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के मध्य 5 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के मध्य 5 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के मध्य निर्मित होने वाली पेटी को या मध्य अवस्थित पेटी को पांच डिग्री उत्तरी व दक्षिणी के मध्य निर्मित होने वाली या अवस्थित पेटी को भूमध्य रेखीय LP पेटी कहा जाता है। भूमध्य रेखीय LP लो प्रेशर पेटी कहा जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट। अब इसमें लिखना दूसरा पॉइंट।
इस पेटी में तापमान की अधिकता के कारण इस पेटी में तापमान की अधिकता के कारण क्या? है? समझ आई बात? लिख लो ऐसे करके, ऐसे छत्तीस बना के पीछे क्रॉस, सीधी बना के लिख लो राइट। इस पेटी में तापमान की अधिकता के कारण पवनें क्षैतिज रूप से संचलन नहीं कर पाती। क्षैतिज रूप से संचलन नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि बार साथ एक गयो हो तो बात सही है गलत की। क्योंकि तापमान जब भी ज्यादा होगा तो वायु कैसी हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। देखो अपन जब उसमें साइंस में पढ़ते हैं ना, मृग मरीचिका वाला उदाहरण पढ़ते हैं। आप भी अपन सड़क पे भी देखते हैं ना गर्मियों में, तो पानी की तरह वो तैरती हुई नजर आती है हवाएं। वो एक्चुअली हवाएं होती है जो धीरे धीरे गर्म होने के कारण क्या होता है कि रोड सड़क गर्म हो जाती है ज्यादा, तो फिर वो वहां से धीरे धीरे ऊपर उठती है। बाकी क्या है, बाकी अगर सामान्य स्थल खंड पे देखेंगे ना तो लू आवे होगा हम दबाई उड़ी एकदम धूड़ भरोड़ी। बाकी तो नहीं है, एक्सपीरियंस है लगभग हैंगो रही। मोड़े माथे एक साइड रुमाल रखना पड़े, रुमाल नहीं है तो यहाँ कर रखना पड़े। कई तरीके हैं लू से बचने के। लेकिन जब बहुत ज्यादा हीट होती है ना तब देखना वायु बिल्कुल होती नहीं है। अभिवहन की क्रिया ऊपर ना हो तो लू भी नहीं चलती और तब हालत बहुत खराब होती है। तो जब भी गर्मी ज्यादा होती है तो वायु क्या होता है, संगठन उसका कमजोर पड़ जाता है और अपनी शक्ति बनाए रखने में कामयाब नहीं होती और उसकी शक्ति टूटते ही धीरे 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 ऊपर की ओर चली जाती है। अरे ऊपर की ओर जो जा रही है वो ऊपर जात मजोगर है। अब जो ऊपर जाएगी ना ये दो काम करेगी, कुछ तो भाग इसका नीचे आएगा और जो नीचे आएगा वो उपोषण पेटी पर जाके बैठ जाएगा। ये जबरदस्ती उच्च वायुदाब बना देगा वो, क्योंकि भाई ऊपर उठी है वो कहीं तो बैठेगी। यहां से जैसे हवा ऊपर उठी, जैसे मानो ये 0 डिग्री है, यहां से उठी है तो वो यहां नहीं बैठेगी, वो थोड़ा सा पृथ्वी के घूर्णन के कारण उसमें टर्न आएगा और आगे जाकर वहां बैठेगी। वो 30 डिग्री है, उधर बैठेगी वो भी 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री के ऊपर गर्मी ज्यादा होने के बावजूद भी हवाएं नीचे आके बैठती है और हवाओं का नीचे बैठना क्या कहलाता है? उच्च वायुदाब। इसी वजह से यहां पे कैसी पेटी बन जाती है? हाई प्रेशर पेटी। इसकी खोज की थी हैडली ने, मैंने नहीं खोज की इसकी, भगवान ने जो मैं ये हमारी कोई योगदान है कौन ये खोज में। इसलिए इसको कहते हैं हैडली कोशिका। क्या कहते हैं? हैडली कोशिका। अब कोई पूछे ऐसे कि भाई उपोषण पेटी में तापमान अधिक होता है फिर वायुदाब भी अधिक क्यों होता है? तब हम कहते हैं हैडली कोशिका। था कोई सवाल पूछे तो कहते हैं हैडली कोशिका। हैडली कोशिका क्या है? ये सामान्य जानकारी है तो तुम 6ठी क्लास में जानकारी जुटा ले। इतना भी नहीं पता हैडली कोशिका क्या होता है? यही हैडली कोशिका है बस। उस फिर अच्छा यहां बैठेगी धरातल के अंदर तो जाएगी नहीं, व्यापारिक पवनों के रूप में वापस आती है 0 डिग्री पर, फिर ऊपर चढ़ती है। तो देखो यहां से उठी, वहां बैठी, व्यापारिक पवन से इधर आई और ये चक्कर साल भर, इसलिए कोशिका बोलते हैं उसको। खोज हैडली ने की थी इसलिए इसको क्या कहते हैं? हैडली कोशिका। कुछ भाग इसका बादलों में समा जाता है, कुछ भाग आपके बादल बनाने में उनको गति देने में काम आता है, लेकिन मोस्टली भाग वापस आके बैठ जाता है। और जो भाग यहाँ ज्यादा बैठेगा वो वापस आएगा इधर व्यापारिक पवनों के रूप में, उधर ऊपर जाएगा पछुआ पवनों के रूप में। वो पवनों में हम समझेंगे, उसमें ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अभी खाली आपको इतना समझना है कि हवा ऊपर जाती है बस। अभी तो इतना समझ लिया ना कि क्षैतिज नहीं चलती बल्कि
ऊर्ध्वाधर चलेगी और बैठेगी, कहाँ बैठेगी वो अपन बाद में देखते हैं। तो कहाँ कितना लिखा, क्षैतिज नहीं चलती बल्कि ऊर्ध्वाधर चलती, इतना लिख लिया ना। को लिखो, लिखो तो। तापमान की अधिकता के कारण पवनें क्षैतिज रूप से प्रवाहित नहीं होती बल्कि ऊर्ध्वाधर रूप से होती है। ऊर्ध्वाधर रूप से होती है। इस कारण इस पेटी में वातावरण शांत रहता है। वातावरण शांत रहता है, इसलिए इसको शांत पेटी अथवा डोल ड्रम भी कहा जाता है। शांत पेटी अथवा डोल ड्रम भी कहा जाता है। डोल ड्रम भी कहा जाता है। ये पूछते हैं डोल ड्रम का, थोड़ा ध्यान रखना। डोल ड्रम की दो टाइप से प्रश्न आते हैं। पहला आता है कि डोल ड्रम का संबंध किस वायुदाब पेटी से है। दूसरा आता है कि डोल ड्रम का विस्तार सामान्यतः होता है 5 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में। और तीसरा सवाल, डोल ड्रम के संबंध में कौन सा कथन ठीक नहीं है। फिर उसमें आएगा कि डोल ड्रम के अंदर पवनें क्षैतिज संचरण करती है, डोल ड्रम में पवनें ऊर्ध्वाधर संचलन करती है, डोल ड्रम में पवनें कुछ समय क्षैतिज अधिकांश समय ऊर्ध्वाधर संचलन करती है। कुछ समय क्षैतिज लेकिन अधिकांश समय ऊर्ध्वाधर संचलन करती है। और चौथा ऑप्शन बी व सी दोनों सही है। कौकर बी सही है, सी ने छोड़ दिया, डी ने बिल्कुल छोड़ दिया। तो साल भर है वो ऊर्ध्वाधर संचलन होता है। ऐसा नहीं होता कि थोड़े समय क्षैतिज बाकी ऊर्ध्वाधर। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जितना लगायो लिखा है वो तो याद कर लो। खुदरो अगर दौड़ा दियो तो काम हो जाए अपने वहां परीक्षा में जान। ये साल भर टेम्परेचर जब आपको पता है अधिक रहता है, तो साल का वो कुछ समय कौन सा है जब क्षैतिज चलती है। उस साल का कुछ समय आपने जो सही बताया ना, पहला बीच में कर दिया था बीच में, उनसे मैं सवाल करूंगा कि आपने एक साल की कौन से महीने में क्षैतिज चलवाई है। कोई महीनों हो साल रो जनवरी क्षैतिज चल है, जेठ महीनों है। चलो डोल ड्रम याद रखना, इससे प्रश्न आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और एक बात और लिख लो, और बात क्या है, हाँ इसमें एक पॉइंट और लिखना कि इस पेटी में दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें इस पेटी में दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें मिलती है। ठीक है, ये बात आपको पवनों में और बढ़िया से समझ में आएगी। अभी आप खाली इतना लिख लो, बस सामान्य बात ये, इधर उत्तरी गोलार्ध की भी व्यापारिक पवन है और दक्षिणी गोलार्ध की भी व्यापारिक पवन है, दोनों इस गोलार्ध में आके मिल जाती है। फिर यहां से ये ऊपर उठना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें मिलती है। देखो उसके बावजूद भी यहाँ पे हाई प्रेशर क्यों नहीं है, क्योंकि पवनें आ तो गई है लेकिन तापमान की अधिकता के कारण ऊपर उठ जाती है। और जब भी पवनें ऊपर उठती है तो हमेशा वहां पे कैसा प्रेशर होगा, लो प्रेशर। पवनें बैठेगी तो ही हाई प्रेशर होगा। और अंतिम बात लिख लो इसमें, यहां पर निम्न वायुदाब की एक पेटी ITCZ निर्मित होती है। ITCZ अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र,
ITCZ। ITCZ अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। मैं इसको आपको जलवायु में डिटेल से समझाऊंगा। क्या हुआ? अभी यहां समझाने का सेंस कुछ भी नहीं है। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अंतरा अंतरा उष्णकटिबंध अभिसरण अभिसरण क्षेत्र। समझाऊं बात को? देखो ऐसा है, अभिसरण का मतलब होता है मिलना, अभिसारी गति। दोनों गोलार्धों से आकर व्यापारिक पवनें मिल रही है तो पवनों का क्या हो रहा है? अभिसरण क्षेत्र हो गया। चूंकि यह क्षेत्र आपके उष्ण कटिबंध का है पूरा, इसलिए कहेंगे उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अब रहा शब्द अंतरा। अंतरा का मतलब होता है इंटर। इंटर का मतलब होता है आपके दोनों क्षेत्रों के मध्य का क्षेत्र, इसलिए इसको कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ITCZ, अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ये पेटी स्थायी है परंतु अस्थिर है। गर्मियों में आ जाती है गंगा के मैदानों में, सर्दियों में आ जाती है वापस नीचे, तो ये ऊपर नीचे होती रहती है। और अल नीनो की स्थिति आई तो ये पेटी चली जाती है प्रशांत महासागर में। दिखती नहीं है, काल्पनिक पेटियां बनाई हुई है बस। थे कदे देखी 30 डिग्री मारे थे कदे तो गया ही हो पुलिस की परीक्षा देने वगैरह। भाई गंगानगर वगैरह गए होंगे कभी न कभी तो। गंगानगर कितने अक्षांश माते? अक्षांश रेखा कई गंगानगर रही, ठीक है। अगर थे गंगानगर या कभी कश्मीर साइड गया हो तो सीधी सी बात है कि आपने उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी को पार किया है, लेकिन आपने उस पेटी को महसूस नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी पेटियां हमारे कोर्स बढ़ाने में काम में आती है। दूसरा, जलवायु वैज्ञानिकों के काम आती है। तीसरा, पढ़ाने के काम आती है, बाकी कोई काम की नहीं है, ठीक है। हकीकत में बरसात कब होगी या कहते ठा नहीं है। अब लिखो दूसरी पेटी, ध्रुवीय पेटी। ध्रुवीय क्यों लिखी? दूसरी तो उपोषण होनी चाहिए ना। हाँ, क्योंकि उपोषण गतिक जन्य है और हम पहले कौन सी पढ़ रहे हैं? ताप जन्य। गोंग ना गीत रहे फिर मैं तुम्हारे सामने तो सही बताए हो। भूमध्य सागर ही लिखता आ रहा होते 4 दिन बाद शर्म आई। लिखो भूमध्य सागर ही है। ध्रुवीय पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। अब देखिए इसमें ऐसा है, ये एरिया जो है यहां पे ठीक है, एक ये पेटी अलग आ जाएगी। एक मिनट, ये ध्रुवीय पेटी उत्तरी गोलार्ध की और ये ध्रुवीय पेटी आपके दक्षिणी गोलार्ध की, ठीक है। इसमें कुछ विशेष नहीं है, कारण साफ है, तापमान कम होता है, सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा तिरछी यहीं पे होती है, इस कारण यहाँ पे तापमान कैसा होता है? कम होता है। और तापमान कम होने के कारण यहाँ पे वायुदाब कैसा रहता है? अधिक रहता है। वायुदाब की अधिकता के और भी कई कारण जो हमने लिखे, नोट करके पीछे कहीं डाले हैं, ठीक है। और यहाँ से पवनें चलती है, यहाँ से नीचे की ओर आती है, जिन्हें ध्रुवीय पवनें कहते हैं। स्थायी पवनों में हम उसको पढ़ेंगे आगे, तो यहाँ 4 लाइनें लिख लो बस कि दोनों गोलार्धों में दोनों गोलार्धों में
85 से 90 डिग्री अक्षांशों के मध्य 85 से 90 डिग्री अक्षांशों के मध्य इस पेटी का विस्तार है। तो ये दो पेटियां हो जाएगी, है ना, उत्तरी गोलार्ध की और दक्षिणी गोलार्ध की। ऐसे पेटी का विस्तार है, पहली बात। दूसरी बात लिखिए, सूर्य की किरणें यहां पर सर्वाधिक तिरछी रहती है, तो आपतन कोण कैसा होगा? कोष्टक में लिख लो, कम। सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी रहती है, कोष्टक में लिख लो आपतन कोण कम। 90 और 45 याद रखना। ठीक है, सर्वाधिक रहती है, इस कारण यहां वर्ष भर तापमान अत्यंत कम होता है। वर्ष भर तापमान अत्यंत कम होता है। वर्ष भर तापमान अत्यंत कम होता है, इस कारण यहां पर उच्च वायुदाब की पेटी निर्मित होती है। ठीक है, और तापमान कम क्यों होता है ये सारी बातें मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, है ना। इस कारण यहां पर उच्च वायुदाब की पेटी रहती है। देखिए, पेटियां ढंग से समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं आई ना तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, पवने समझने में बहुत दिक्कत आएगी। तापजन्य पूरी होगी। अब लिखिए गतिक जन्य पेटियां। गतिक जन्य पेटियां, इसमें लिखना धरातल पर वायुदाब की वे पेटियां, धरातल पर वायुदाब की वे पेटियां, वायुदाब की वे पेटियां जिनकी उत्पत्ति के पीछे तापमान जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि तापमान जिम्मेदार नहीं होता बल्कि कौन सी गति पृथ्वी की? घूर्णन, परिक्रमण या दोनों? परिक्रमण क्यों नहीं? कहीं प्रभाव नहीं पड़ रहा है सर, कहीं प्रभाव नहीं पड़ रहा। एक्सप्लेनेशन भले आए नहीं आए, लेकिन ये पता है कि ऐसे घूमने से हवा पे चेंज नहीं आ रहा है कोई, है ना। तो तापमान का जिम्मेदार नहीं होता बल्कि पृथ्वी की घूर्णन गति तथा वायु का अवतलन जिम्मेदार होता है। वायु का अवतलन, अवतलन यानी नीचे बैठना, अवतलन जिम्मेदार होता है। गतिक जन्य पेटियां कहलाती है। गतिक जन्य पेटियां कहलाती है। नाम लिख लो नीचे दोनों का। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी दोनों गोलार्धों की, और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी दोनों गोलार्धों की।
उपोषण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी दोनों गोलार्धों में है, इधर भी है इधर भी है। और दूसरी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी दोनों गोलार्धों में। अब आप हेडिंग दोगे, अब आवाज सही होगी ना, है ना? ऐसा नहीं है, सुन सुन के आदत हो गई ना तो अब ठीक लग रही है। शुरुआत में ऐसी आदत नहीं थी ना, इसलिए ठीक नहीं लग रही थी। हाँ हाँ हाँ, फर्क पड़ी हो, सही होगी। बस यहाँ क्लास में बेहने भर में 3-4 घंटा लगातार पढ़ा हूँ तो बिल्कुल मन टैबलेट की जरूरत है कौन, अगर थारो लॉजिक मान लो तो। हाँ लिखो, पेटी संख्या 2 तो हो गई, भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय 3 समझ ली। अब आगे अगला क्रमांक लगाइए और लिखिए उपध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। उपध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, हाँ उपोषण उच्च वायुदाब पेटी। एक ही बात है, हम एक बात नहीं है ना, पीछे उच्च वायुदाब बोल दिया ना। उपोषण उच्च वायुदाब पेटी है ना। ऐसे बीच बीच में मैं जो जानबूझकर गलत बोलता हूं ऐसे। हाँ भाई, अब देखिए इस पेटी को एक तो लाइन लिख लो पहले, सबसे पहले मेरे पास, हाँ देखिए एक मिनट, ये अभी आपके समझ में ठीक से नहीं आएगा। हाँ देखिए, इसमें कुछ यूं है कि या मैं अलग ही बना दूं, बना देता हूं, है ना। अब आप ऐसे देखना इसको, 30 से 35 उत्तर में और वही वापस दक्षिण में। अब इसकी उत्पत्ति के पीछे तापमान जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ये हाई प्रेशर पेटी दोनों, और यहां पे चूंकि तापमान भी अधिक होता है और वायुदाब भी अधिक, ऐसा पॉसिबल है। इस वजह से इसका तापमान से इसका कोई सीधा संबंध नहीं। अब ये उत्पन्न हुई कहां से, उसका कारण समझिए आप। ये है हमारा 0 डिग्री, ठीक है। अब इस 0 डिग्री से अब इधर क्या होता है, धरातल पर पवनें चलती है। इन पवनों को हम क्या कहते हैं, व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें जैसे ही 5 डिग्री के पास में आती है, गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और पृथ्वी के घूर्णन के कारण वो पृथ्वी की घूर्णन के साथ में थोड़ी आगे बढ़ती है, फिर छंट जाती है, फिर कुछ इधर छंट जाएगी। जैसे मान लीजिए आप, यही 0 डिग्री है, इधर से पवनें आई, इधर से भी पवनें आई, 5 डिग्री के पास में पवनें गर्म होकर ऊपर उठी, फिर पृथ्वी की घूर्णन गति के साथ में पूर्व की ओर आगे बढ़ती है और उसके बाद में फिर ठंडी हो जाती है। तब वो क्या होता है कि थोड़ा सा साइड हो जाती है और इस तरह से घूम के और वापस जैसे जैसे ठंडी होती वैसे वैसे नीचे बैठती है। और जिस स्थान पे बैठती है वो स्थान होता है लगभग 30 और 35 डिग्री के बीच का स्थान, और जहां बैठेगी उसे हम कहते हैं उपोषण कटिबंध। क्या कहते हैं, उपोषण दोनों गोलार्धों में। चूंकि पवनें बैठती है इसलिए यहां पर तापमान अधिक होने के बावजूद भी यहां पे कैसा प्रेशर बन जाता है, हाई प्रेशर। और जब वो पवन बैठती है वहां पे, तो वहां से वापस धरातलीय परिसंचरण करते हुए 0 डिग्री की ओर आती है, और इस धरातलीय परिसंचरण को हम कहते हैं व्यापारिक पवनें। ऊपर जाती है, वायुमंडलीय परिसंचरण करके उपोषण पे बैठती है, धरातलीय परिसंचरण करके वापस इधर आती है,
और इस तरह से एक चक्कर बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, हैडली कोशिका। इधर भी है और हैडली कोशिका इस साइड भी है, दोनों तरफ है। चूंकि इसकी खोज हैडली ने की थी इसलिए इसको अपन हैडली कोशिका कहते हैं। एक कारण ये है। दूसरा कारण क्या है, अब ऊपर जाती पवने ये उपध्रुवीय की ओर, ये ऐसे जाती है, इन्हें हम कहते हैं पछुआ पवने। क्या कहते हैं, पछुआ पवने कहते हैं। अब चूंकि ये एचपी है, ये एलपी है, लो प्रेशर है, तो पवने उधर जाएगी। अब चूंकि पवने ऊपर से भी आती है, ध्रुवीय पवनों के रूप में ऊपर से आती है, तो इधर इस जगह पे ध्रुवीय पवने और पछुआ पवने आपस में जब मिलती है तो इसकी मात्रा अधिक हो जाती है यहाँ पे, और ये दोनों की दोनों जब मात्रा अधिक होती है तो ऊपर उठती है, और जब ऊपर उठेगी तो यहाँ पे कैसा प्रेशर बन जाता है, लो प्रेशर। और ये पवने भी घूम के, ये भी घूम के इधर बैठती है और ये भी घूम के इधर बैठती है। कुछ पवने ऊपर जाके बैठती है, क्योंकि पवन जो ऊपर गई है ना वो तो कहीं ना कहीं बैठेगी और दोनों तरफ आके बैठ जाती है। तो उप ध्रुव से उठी हुई पवने एक तो ध्रुव पे बैठेगी, दूसरी कहां बैठेगी, उपोषण पे। और उसी तरह से 0 डिग्री से उठी हुई पवने कहां बैठेगी और कहां बैठेगी, उपोषण पे। और उप ध्रुव से उठी हुई पवने कहां बैठेगी और कहां बैठेगी, ध्रुवों पे, ऐसे। अरे वो गलत हो गया, रुको, ये इधर एक लकीर कम है, अभी आप ऊपर से समझ लो सीधा। इसलिए इसको कहते हैं फेरल कोशिका। क्या कहते हैं, फेरल कोशिका। फेरल कोशिका में क्या होता है कि पवने कहां से उठती है, उप ध्रुव से उठती है, और कहां बैठती है और कहां बैठती है, बस ये 2 कोशिकाएं याद रखनी है। अब ये जो इलाका है उपोषण वाला, अब अगर आप नोट कर पा रहे हो तो ये उपोषण वाले इलाके में इधर से भी पवने आके बैठ रही है, इधर से भी पवने आके बैठ रही है। इसे कहते हैं वायु का अवतलन। क्या कहते हैं, वायु का अवतलन। अब यहां तापमान ज्यादा है, लेकिन दोनों ओर से उठी हुई पवने यहां बैठ रही है, इसलिए यहां पे तापमान ज्यादा होने के बावजूद भी वायुदाब अधिक है। समझ में आ रही बात, नहीं आई? तो हैडली कोशिका, फेरल कोशिका, ये 2 मेन कारण है इसके। अब इसमें हम क्या करेंगे, उपोषण पेटी की उत्पत्ति के कारण लिखेंगे, जिसमें हैडली कोशिका समझेंगे, फेरल कोशिका समझेंगे और ये सारी बातें समझेंगे। ठीक है, आज अपने गले की क्षमता इतनी है, वापस कल मिलते हैं।